हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो 12th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। टॉपिक का नेम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये आपके नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस से मैच करता हुआ टॉपिक है। नीट और एम्स के एग्ज़ाम में ये इंक्लूडेड है। तो इस टॉपिक को जब हम कवर कर रहे थे तो इसमें कई सारे लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किए। लास्ट वन में हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन के कई सारे लेक्चर में मैंने ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म तक हम आ गए हैं। तो पिछले, अगर आप न्यू हैं तो आप पीछे के लेक्चर थोड़ा देख लीजिए तो बेहतर होगा। इस लेक्चर में बातें आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएंगी। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट से कैसे अलग है। मैंने पीछे वाले लेक्चर में एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे स्प्लिट जीन की वजह से जो mRNA बनता है वो फाइनल ना होके उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे है कि एक दूसरी बात यहाँ पे है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट में एक डिफरेंस ये है कि जहाँ प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज ही प्रोकैरियोट में ये सारे टाइप के आरएनए को फॉर्मेशन करता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आरएनए ही बनाना है। तो यही जो आरएनए पॉलीमरेज है यही टीआरएनए भी बनाता है, यही एमआरएनए भी बनाता है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना, यही आरआरएनए भी बनाता है। आरआरएनए मतलब राइबोसोम के दोनों सब यूनिट के अंदर, यानी 30S और 50S, इसके अंदर जो आरएनए मॉलिक्यूल लगे उन सब का फॉर्मेशन ये एक ही एंजाइम करती है। लेकिन जब यूकैरियोट्स में आते हैं तो यहाँ एक डिवीज़न ऑफ लेबर दिखता है, एक डिवीज़न ऑफ लेबर है, एक स्पेसिफिसिटी है कि एक कॉम्प्लेक्सिटी भी है कि डिफरेंट टाइप की आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। इनको 3 नेम दिया गया है: आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जैसा आपको बताया ही गया था कि कोई डीएनए में जो स्ट्रक्चरल, देखो इस बात को फिर बता दूं, स्ट्रक्चरल जीन होती है। जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये इसका प्रमोटर है, ये उसका टर्मिनेटर है, ये बीच में ये सब स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन सिस्ट्रॉन से बनी होती है और एक सिस्ट्रॉन का मतलब होता है कि इसमें टीआरएनए का कोड होता है, इसमें एमआरएनए का कोड होता है और इसमें आरआरएनए का कोड होता है, क्योंकि ये तीनों चाहिए होते हैं ट्रांसलेशन के लिए। तो प्रोकैरियोट में ये तीनों काम एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करती है। कोई अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग एंजाइम नहीं है, सारा काम एक ही एंजाइम करती है। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स में आते हैं तो यूकैरियोट्स में आपको यहाँ दिखाया जाता है डिवीज़न ऑफ लेबर। तो यहाँ पे 3 तरीके की पॉलीमरेज एंजाइम है: आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूं इसकी आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्रोड्यूस करती है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। जैसा आपको बताया था ना मैंने कि जब डीएनए को कॉपी किया जाता है तो पहले जो आरएनए बनता है उस आरएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन होते हैं स्प्लिट जीन की वजह से, इस तरीके से। तो इसका जो प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन करती है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ध्यान से इसे याद रखिएगा। और इसी का प्रोसेसिंग करने के लिए ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की ज़रूरत पड़ती है, जिसका फॉर्मेशन करता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में टीआरएनए को बनाने के भी कोड हैं और 5S आरआरएनए, 5S आरआरएनए राइबोसोम के पार्ट होते हैं। जैसे इस बात को ऐसे समझ लो ना कि 80S राइबोसोम है यूकैरियोट में, तो इसके 2 यूनिट हैं, एक 40S है, एक 60S है।
तो इनको जब फर्दर डिवाइड करोगे ना तो इसके पार्ट जो है 5 ईयर्स 18 ईयर्स इस तरीके से, इसके पार्ट 18 ईयर्स 28 ईयर्स और 5 ईयर्स इस टाइप से होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये rRNA का 28 ईयर्स 18 ईयर्स और 5.8 ईयर्स ये जो है उसकी लार्जर सब यूनिट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये सब राइबोसोम का पार्ट है, ये राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन कर दिया, आरआरएनए का फॉर्मेशन कर दिया, ये एमआरएनए का प्रिकर्सर बना दिया, ये कैटालिटिक रोल करता है। इसका कैटालिटिक रोल क्या है? इसका कैटालिटिक रोल जो है वही स्प्लाइसिंग, जो मैंने बताया था ना, स्प्लाइसिंग, ये इनको हटाने का काम। ठीक है, इनको हटा के सारे जो है इंट्रॉन को हटा के एक्सॉन को जोड़ने वाला जो काम है वो ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए करती हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो इन सब बातों को, मतलब ये टेक्निकलिटीज़ थी जो इसमें प्रेजेंट की गई थी कि कैसे जो है कैसे यूकैरियोट का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी आने की मेन वजह तो एक तो स्प्लिट जीन है और दूसरा जो है ये डिवीज़न ऑफ लेबर है। डिवीज़न ऑफ लेबर कहीं भी होता है तो ज़्यादा इफ़िशिएंट सिस्टम होता है, वो जनरलाइज नहीं होता है, वो उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ हमें एक एग्जांपल दिखता है कि मॉलिक्यूल के लेवल पे भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर केस में। यहाँ कुछ और चीज़ें मेंशन है, वो मैं थोड़ा आपको बुक के लैंग्वेज में बताऊँगा, क्योंकि अगर लैंग्वेज डिफर हुई तो मीनिंग बदल जाएगा। देखो यहाँ इन टॉपिक को समझना बहुत थ्योरेटिकल है। यहाँ मेंशन है द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी। सच कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब दो कॉम्प्लेक्सिटी, एक तो ये स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, और दूसरा जो है डिवीजन ऑफ लेबर आरएनए पॉलीमरेज के लेवल पे इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। मतलब ये जो बात है ना, ये अभी साइंस को धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होती है। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली द एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। स्प्लिट जीन होने का मतलब ये बताता है कि हमारा जीनोम, मतलब जो पूरा जीन कॉम्प्लीमेंट है वो काफ़ी पुराना है। इसका क्या मीनिंग हुआ? जैसे हमारा जीनोम जो है ना वो इवॉल्व किया है, उसका एवोल्यूशन हुआ है, तो उसमें लगातार और जो है और जीनोम और जीन उसमें जुड़ते गए हैं। जैसे आज ह्यूमन की जो जीनोम है उसमें 25,000 जीन है, इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो 25,000 जीन जो है डायरेक्ट नहीं बन गया, कहीं बैक्टीरिया में जाओगे तो हमसे बहुत कम जीन है उसके पास। तो हमारा एंसेस्टर तो कभी बैक्टीरिया लाइक ही थे, बैक्टीरिया से जब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी तक आए हैं तो उसको बनाने में ये जीन लगातार ऐड होते रहे। इसमें बहुत बड़ा रोल वायरस का है। जिन वायरस को आज आप विलेन समझते हो ना, वायरस ने हमें बहुत सारे जीन दिए हैं। वायरस का मतलब ये होता है एनवायरनमेंट में फ्री जीन। एवोल्यूशन का जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो सबसे पहले जो है एबायोटिक जो फार्म था, बायोमॉलिक्यूल का जब एवोल्यूशन हुआ था, आपने पढ़ा ना ओपेरिन हाल्डेन की केमिकल सिंथेसिस, तो ओपन ओशियन में फ्री जीन बने थे। वो जीन जो है आज भी प्रेजेंट है। सबसे पुरानी चीज़ वायरस ही है, उसे सेलुलर मशीनरी नहीं मिल पाई थी। तो इतने सालों में जब हम बने हैं, हम सबसे एवोल्यूशन के लेटेस्ट चीज़ हैं। तो हमारे बनने तक, हमें बनने का मतलब, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बनने का मतलब उसका डीएनए बनना। डीएनए ही तो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि डीएनए को एक्सप्रेस करने पे हम ऐसा दिखते हैं। रियल चीज़ तो डीएनए है। तो डीएनए के बनने में इन वायरस का और दूसरे कई सारे जीनोम का बहुत रोल है जो उसमें बार बार ऐड हुए हैं और बहुत सारा म्यूटेशन हुआ है। इसी वजह से हमारे जीन रेगुलर न रह के स्प्लिट हो गए, उसमें नॉन कोडिंग रीजन भी आ गए, उसमें कोडिंग रीजन भी आ गए।
तो जाहिर सी बात है हम डायरेक्ट कॉपी करके उस mRNA से प्रोटीन नहीं बना सकते थे, तो हमें प्रोसेसिंग और कैपिंग जैसी टेक्निक लानी पड़ी, क्योंकि हमें जो नॉन कोडिंग रीजन थे उनको हटाने पड़े। और हमारे यहाँ ट्रांसक्रिप्शन इतना कॉम्प्लेक्स था कि एक सिंगल एंजाइम इसे परफॉर्म नहीं कर पाती। तो एंजाइम के लेवल पे एवोल्यूशन हुआ कि जो काम एक एंजाइम प्रोकैरियोट्स में कर रही थी उसे यहाँ 3 डिफरेंट एंजाइम कर रहे थे। और इसमें भी हमें पता लगा कि बेसिकली जो है आरएनए का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए जो डिबेट थी कि पहले आरएनए आया या डीएनए, तो आरएनए का जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो ये चीज़ बताती है कि पहले आरएनए आया होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए कैटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है। जब ही कैटालिसिस होगी, मेटाबॉलिज्म के लिए कैटालिसिस होना बहुत ज़रूरी है, कोई कैटालिस्ट होना चाहिए। तो पहले जब प्रोटीन नहीं बने थे तो उससे पहले आरएनए मॉलिक्यूल जो बहुत सिंपल हैं, छोटे हैं, वो फ्री जीन की तरह ओपन ओशियन में मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते थे। तो वायरस को सेल की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पूरा ओशियन ही बायोमॉलिक्यूल से भरा था। ये सब बातें आपको कहाँ बताई गई है? एवोल्यूशन में। उससे आप लिंक करेंगे तब आपको सेंस समझ में आएगा। नेक्स्ट अब आगे देखो। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज द रेमिनेसेंट ऑफ द एंटीक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ द आरएनए वर्ड। ठीक है, स्प्लाइसिंग का मतलब कि आरएनए ही सब कुछ को कंट्रोल कर रहा है। आरएनए के रोल ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अगर आपसे पूछा जाए कि आरएनए और डीएनए जो 2 न्यूक्लिक एसिड है उसमें ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन किस में है, तो आरएनए का। आज ही मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, उसमें आप पहले वाले लेक्चर में देखिएगा। टाइप ऑफ आरएनए में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, आरएनए एज ए कैटालिटिक काम करता है, आरएनए जो है प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, आरएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है। तो आरएनए में बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है। तो इसका मतलब कभी आरएनए के फॉर्म में ही डोमिनेंट था पूरा जेनेटिक वर्ड, लेकिन ये डीएनए में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि डीएनए में ज़्यादा स्टेबिलिटी थी। आरएनए सब काम तो कर सकता है बट स्टेबिलिटी नहीं दे सकता। इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर जब पैक करना हुआ, सेल के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल को पैक करना हुआ, तो आरएनए के फॉर्म में चूज न करके सेल ने उसे डीएनए के फॉर्म में किया, ताकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ज़्यादा जो है स्टेबल रहे और उसका इनहेरिटेंस बहुत कम चेंज के साथ जनरेशन आफ्टर जनरेशन होते रहे। आज की डेट में जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाले जो वायरस हैं, जैसे आज आप कोरोना वायरस देख रहे हो, स्वाइन फ्लू का वायरस, या H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, या HIV एड्स का वायरस, इन सब का जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, इनमें इतना चेंज आता है कि हम उसी से परेशान हैं। अगर सारे ऑर्गेनिज्म आरएनए बेस होते तो जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है ना, वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हर नया ऑर्गेनिज्म अपने आप में यूनिक हो जाता, उसमें इतना चेंज होता कि उन्हें एक ग्रुप में आप नहीं रख सकते। इस बात को मेंशन है। तो यहाँ देखो लिखा है, इन द रिसेंट टाइम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस इन द लिविंग सिस्टम हैव अज्यूम द मोर इम्पोर्टेंस। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, तो मैंने थ्योरेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बताई। जनरली इससे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, बट आपकी समझ के लिए है कि आप समझें। कभी कभी ये समझ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती है, दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, अब तक के डिस्कशन में हमने ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट कर लिया है, आपने ट्रांसक्रिप्शन तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसलेशन और जेनेटिक कोड होगा। पहले हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, तब हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।